नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से अपनी नाकेबंदी नहीं हटाएगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि युद्ध खत्म करने को लेकर दोनों देशों के बीच नई बातचीत होगी या नहीं। एक हफ्ता पहले शुरू हुई ये नाकेबंदी ईरान को पूरी तरह से तबाह कर रही है और अमेरिका इस संघर्ष में काफी आगे चल रहा है। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी संघर्ष विराम की अवधि बुधवार को खत्म होने वाली है, लेकिन इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि पाकिस्तान में शांति वार्ता का दूसरा दौर आगे बढ़ेगा या नहीं। भारत नेपाल के बीच कुल 1751 किलोमीटर लंबी खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा बिहार के साथ जुड़ा हुआ है। ये सीमा हिमालय क्षेत्र से लेकर सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों तक फैली हुई है और दोनों देशों के बीच मुक्त आवाजाही की विशेष व्यवस्था है। लेकिन नई सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसके बाद बॉर्डर का माहौल गर्मा गया है। दरअसल भारत से लाए जाने वाले 100 नेपाली रुपए करीब 63 भारतीय रुपए से ज्यादा कीमत के सामान पर कस्टम की ड्यूटी लगाने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से भारत से ज्यादा नेपाल के लोग गुस्से में हैं। बिहार और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध है, पर नेपाल के JNZPM ये फैसला क्यों लिया है? स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। ये विवाद केवल कस्टम ड्यूटी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के पारंपरिक विश्वास और सहयोग की परीक्षा बनता जा रहा है, जिसका असर व्यापार, आवागमन और सांस्कृतिक संबंधों पर गहरा पड़ सकता है। 22 अप्रैल 2025 का दिन भारत के इतिहास में काले शब्दों में लिखा गया है। पाकिस्तान के इस कायराना हमले की पहली बरसी है। आतंकवादियों ने ठीक 1 साल पहले इस दिन भारत में खूनी खेल खेला था। इस हमले की गूंज आज भी देशवासियों के जहन में ताजा है और आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल वेस्टर्न में आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी और इस आतंकी हमले में 26 बेकसूर लोग मारे गए थे। इस हमले की बरसी से ठीक 1 दिन पहले भारतीय सेना ने हमले के शहीदों और पीड़ितों को याद करते हुए एक संदेश लिखा है। सेना ने पोस्ट में लिखा कि जब इंसानियत की सीमाएं लांघी जाती हैं तो जवाब निर्णायक होता है। भारत ना भूलता है और ना ही माफ करता है। न्याय सुनिश्चित किया जा चुका है कि पूरा देश आज एकजुट खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28 अप्रैल को काशी दौरा संभावित है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री के काशी आगमन की तैयारियों को लेकर जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। बैठक के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शिलान्यास और लोकार्पण होने वाली परियोजनाओं पर अंतिम मोहर लगा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार अगले दिन बुधवार को मुख्यमंत्री कुछ परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। ब्रेका में होने वाले नारी शक्ति महोत्सव और जनसभा स्थल पर तैयारियों का जायजा लेंगे और सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को 6,500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे और इसके अलावा पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अब अंतिम चरण में है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन बंगाल कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा टीएमसी पे कड़ी टक्कर हो सकती है। बंगाल विधान चुनाव में बीजेपी ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। चाय बागानों के 3.5 लाख परिवारों को भूमि का मालिकाना हक का पट्टा, SIR समेत अन्य सत्ता परिवर्तन जैसे कई मुद्दों को लेकर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर जनता भाजपा के पक्ष में मतदान की कोशिश की है और लेकिन ममता ने अपनी पूरी के साथ SIR और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर सत्ता विरोध की लहर को कम कर दिया है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है और इसमें किसी भी दल को फायदा मिल सकता है। बता दें कि पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। दिल्ली पुलिस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 15,000 के नामी अपराधी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। यह अपराधी यूपी के बुलंद शहर से वांछित था और दिल्ली के आस्था कुंज पार्क अमर कॉलोनी क्षेत्र में एक गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक NTF SID की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इलाके में जाल बिछाया और सूचना थी कि एक शातिर और इनामी अपराधी उस क्षेत्र में आने वाला है। पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से घेराबंदी की। जैसे आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया गया, उससे गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को सफलतापूर्वक काबू कर लिया। आरोपी के खिलाफ कुल 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले की आगे की जांच जारी है ताकि इसके आपराधिक नेटवर्क का पता लगाया जा सके और चोरी का माल बरामद किया जा सके।
लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष के रवैये के खिलाफ देश भर में रैलियां निकाली जा रही हैं और इसी के तहत राजधानी लखनऊ में जन आक्रोश महिला पद यात्रा निकाली गई। पद यात्रा सीएम आवास से शुरू होकर विधान भवन तक निकाली गई। इस रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष की वजह से आज महिलाएं सड़कों पर हैं। सपा कांग्रेस के खिलाफ महिलाओं में जबरदस्त आक्रोश है। सीएम योगी ने कहा कि सपा कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ आज देश भर में जो आक्रोश है, इसका प्रतीक लखनऊ का यह आक्रोश मार्च करेगा। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवार 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 7 नगर निकायों के आम चुनाव और पंचायती राज के 528 पदों पर उपचुनाव होने हैं। सोनीपत, पंचकुला, अम्बाला नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद, उकलाना, धारूहेड़ा और सांपला नगर पालिका में 10 मई को वोटिंग होनी है। 13 मई को रिजल्ट आएगा। चुनाव आयुक्त के मुताबिक पानीपत और करनाल जिला परिषद के 1-1 वार्ड, 12 ब्लॉक समिति सदस्यों, 29 सरपंच, 485 पंच पदों के लिए वोटिंग भी 10 मई को होगी और उसी दिन वोटों की गिनती करके नतीजे घोषित हो जाएंगे। 27 अप्रैल नाम वापसी के लिए डेट तय है और राज्य चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल निर्धारित की गई है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच और वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जबकि 28 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। शराबियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक आबकारी नियम 2026 का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, यानी कि अब राज्य में शराब पर टैक्स लगने का तरीका बदलने वाला है। ऐसे में अगर यह नीति कर्नाटक में लागू होती है तो यह देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जो कि अल्कोहल इन बेवरेज आधारित टैक्स सिस्टम अपनाएगा। दरअसल मौजूदा समय में कर्नाटक में शराब पर टैक्स उसकी एमआरपी या बोतल के टोटल वॉल्यूम के आधार पर लगाया जाता है। अगर नया सिस्टम लागू होता है तो टैक्स अब बोतल की कीमत पर नहीं, उसमें मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर तय होगा। पिछली बार 60 साल पहले इसमें बदलाव किया गया था, यानी अब राज्य सरकार कर्नाटक आबकारी अधिनियम 1965 के तहत नियमों के यह संशोधन कर रही है और दावा किया जा रहा है कि नई नीति वैज्ञानिक है। फगवाड़ा से एक बेहद सनसनीखेज और दुखद खबर सामने आई है, जहां डीएसपी योगेश कुमार की गोली लगने से मौत हो गई। यह घटना सुबह करीब 7:30 पर पुलिस स्टेशन सदर फगवाड़ा के पास स्थित उनके सरकारी आवास में हुई, जिससे पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। डीएसपी योगेश कुमार अपने सरकारी क्वार्टर में मौजूद थे और जब यह हादसा हुआ, शुरुआती जांच में सामने आया कि वह अपने सरकारी पिस्तौल को साफ कर रहे थे और इसी दौरान अचानक गोली चल गई, जो सीधे और सीने में चली गई। इस गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल हो गए और गोली लगने की आवाज सुनकर आसपास रहने वाले पुलिस कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिना देर किए घायल अधिकारी को जालंधर के जोहड़ अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।